मैकेनिक्स में अब तक जो कुछ भी हम लोगों ने स्टडी किया है उसके हिसाब से किसी ऑब्जेक्ट को या किसी बॉडी को एक पार्टिकल की तरह ट्रीट किया है और उसके मास को एक पॉइंट मास की तरह कंसीडर करके और उसके मोशन को यानी उस ऑब्जेक्ट के मोशन को या उस पर लग रहे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस को समझने की कोशिश की है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है कि एक पार्टिकल का बना हुआ हो, लेकिन ज़्यादातर ऑब्जेक्ट क्या होता है वो बहुत सारे पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं, मीन्स सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। वैसी हालत में अगर हम उनके मोशन को स्टडी करना शुरू कर दें तो सारे पार्टिकल्स को अलग अलग कंसीडर करके उनके मोशन या उस पर लग रहे फोर्स को स्टडी करना एक बेहद डिफ़िकल्ट टास्क हो जाएगा। इससे बचने के लिए हमें एक सेंटर ढूंढना होता है उस दिए हुए ऑब्जेक्ट का या उस दिए हुए बॉडी का, जहाँ पर उस ऑब्जेक्ट के सारे मास क्या हो, लाई करते हो या कंसंट्रेटेड हो। वेलकम टू फिजिक्स अबॉर्ड। दिस इज़ फर्स्ट लेक्चर ऑन सेंटर ऑफ मास। इस लेक्चर में देखेंगे कि कैसे सेंटर ऑफ द गिवन मास कैलकुलेट किया जाता है, चाहे वो कॉन्टिन्यूअस बॉडी के लिए हो या फिर सिस्टम ऑफ पार्टिकल या डिस्क्रीट मासेस के लिए हो। लेट्स स्टार्ट नाउ। अब तक जो भी पढ़ा आपने उसमें किसी दिए हुए ऑब्जेक्ट को, अगर ये एक ऑब्जेक्ट है तो क्या माना जाता था इसे, इट इज़ समथिंग लाइक अ पार्टिकल। और इसके मास को क्या करते थे, उसे मानते थे एक पॉइंट मास की तरह। इससे क्या होता था कि उस पर लग रहे सभी टाइप के फोर्सेस और उसके कारण हो रहे मोशन को समझना बेहद आसान हो जाता था। जैसे प्रोजेक्टाइल के केस में ही ले लीजिए, अगर किसी एक मास को, मास में आप क्या करते थे, मास चाहे वो 50 kg का हो, 100 kg का हो या किसी भी क्वांटिटी में आप उसको मेज़र करते थे, 5 ग्राम 2 ग्राम etc कुछ भी। इस हालत में, हर हालत में आप क्या करते थे, उसे पॉइंट मास मानते थे। मान लीजिए अर्थ सरफेस पे विद द हॉरिजेंटल किसी ऑब्जेक्ट को आप जिसे एक पॉइंट मास मानते हैं, एक पार्टिकल जैसा मानते हैं, किसी एंगल थीटा से विद द हॉरिजेंटल जब आप प्रोजेक्ट करते थे तो क्या होता था, ये ऑब्जेक्ट जो कि एक पॉइंट मास माना हुआ है या पार्टिकल माना हुआ है, एक पैराबोलिक पाथ को फॉलो करता था। अगर उसे सिंपली आप रोल कर देते थे किसी दिए हुए सरफेस पे तो क्या होता था, ये स्ट्रेट लाइन में आगे बढ़ता हुआ चला जाता था। कुल मिलाकर पार्टिकल मानने से ऑब्जेक्ट के मोशन में किसी तरह की कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती थी। लेकिन जैसे ही ऑब्जेक्ट आप कंसीडर कर लेते हैं कि इट इज़ मेड अप ऑफ मेनी पार्टिकल्स, और आपको ये भी कह दिया जाए कि ऑब्जेक्ट को आप पॉइंट मास नहीं मान सकते हैं, आपको ये कंसीडर नहीं करना है कि गिवन ऑब्जेक्ट इज़ अ पॉइंट मास, रैदर आपको ये समझकर चलना है कि ऑब्जेक्ट मेनी पार्टिकल्स से बना हुआ है और इन सभी पार्टिकल्स का अपना कोई ना कोई मास है। ज़रूरी नहीं है कि सब आइडेंटिकल हो सकता है डिफरेंट मासेस से मिलकर बना हुआ हो। वैसी हालत में आपका जो मोशन होगा और उसका जो पाथ होगा, मीन्स ऑब्जेक्ट का मोशन और वो किस तरह के पाथ को फॉलो कर रहा है, यानी उसके सारे पार्टिकल्स किस तरह के पाथ को फॉलो कर रहा है, ये समझना थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। जैसे एक ऑब्जेक्ट मान लेते हैं कि ये एक बॉल है या कोई स्फीयर है मेड अप ऑफ सॉलिड। आप इसको स्पिन कीजिए ऐसे करके, ठीक है, और स्पिन करके ऊपर की तरफ उछालिए। इसमें ऐसे हज़ारों लाखों पार्टिकल्स हो सकते हैं जिनसे मिलकर ये बॉल बना है। और जब आप उसे स्पिन करते हैं यूं, तो क्या होता है, स्पिन के कारण इसका जो सरफेस है उसके ऊपर जितने पार्टिकल्स हैं वो एक कॉम्प्लिकेटेड मोशन को फॉलो करना शुरू करते हैं। उस मोशन को समझना आसान नहीं है। मान लीजिए ये टॉप सरफेस पे जितने पार्टिकल हैं, आप सिर्फ वहीं पर किसी चीज़ से डॉट बना दीजिए इंक से,
और तब उसको उछालिए, वैसा 10-20 पॉइंट बनाकर उछालिए ऐसे स्पिन करके ऊपर की तरफ। तो आप देखेंगे कि जितने भी पॉइंट्स हैं उनका मोशन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। लेकिन एक चीज़ आप गौर करेंगे कि ये जो सेंटर है बॉल का वो एक स्ट्रेट लाइन को ही फॉलो कर रहा है। भले ही बाकी के पार्टिकल्स जिनसे मिलकर ये बॉल बना हुआ है वो कॉम्प्लिकेटेड पाथ फॉलो करता है, बट द सेंटर ऑफ द बॉल, सेंटर ऑफ द गिवन बॉल follows a straight line path। ये तो एक केस हो गया। आप कहेंगे कि ये चूंकि सिमेट्रिकल फिगर है तो ज्योमेट्रिकली इसका जो पूरा मास होगा वो यहाँ पर होगा, मीन्स एग्जैक्टली ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होगा सारा मास, ये ऐसा आप बोल सकते हैं। लेकिन आप किसी तरह का भी क्या करें, ले लें एक इस तरह का कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से कटा हुआ या बॉल ही ऊपर से कटा हुआ और तब उसको फ्लिप करके ऐसे स्पिन करके फेंकें, आप देखेंगे कि ये भी उसी टाइप का स्ट्रेट लाइन को फॉलो कर रहा है, स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करता हुआ चला जा रहा है। इज दैट ओके? तो चाहे वो किसी भी शेप का रिजिड बॉडी हो, वो एक पर्टिकुलर जो डॉट मैंने यहाँ पर बनाया है वही वो सेंटर है उसका, जिसके अलोंग वो इस लाइन को फॉलो कर रहा है, वो एक स्ट्रेट लाइन है। दूसरा और भी एग्जांपल समझ लें, जैसे ये एक पार्टिकल है और इसको पॉइंट मास माना हुआ है। अगर इसी बॉल को ऐसे स्पिन करते हुए ऐसे फेंकें, जस्ट ऐसे करके, ठीक है, तो अगर फेंकेंगे तो पूरा का पूरा जो सरफेस है वो ऐसे स्पिन करता हुआ ऊपर की तरफ ऐसे जा रहा है। और फिर इस तरह से आप देखिए कि भले ही सरफेस के सारे पार्टिकल्स का मोशन एक कॉम्प्लिकेटेड मोशन है, बट ये जो सेंटर है वो एक पैराबोलिक पाथ को फॉलो कर रहा है। आप ऐसा कह सकते हैं कि ये सेंटर एक सिंपलर पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है। द गिवन सेंटर ऑफ एनी रिजिड बॉडी, इस रिजिड बॉडी के बारे में आगे चर्चा करूंगा। द गिवन सेंटर ऑफ एनी रिजिड बॉडी बिहेव्स एज इफ इट इज सिंगल पार्टिकल। और इससे क्या हो गया, मोशन जिस तरह एक सिंगल पार्टिकल का समझना आसान था, उसके पाथ को समझना आसान था, इस सेंटर के अलोंग मोशन को वैसे ही समझना आसान है। और यही सेंटर चाहे वो इस स्फेयर का या बॉल का या किसी भी शेप का हो, इवन आप बैट को भी उछाल कर देखें, ऐसे करके फेंक कर देखें, ऐसे आप देखेंगे कि उसके डिफरेंट पार्ट्स जो हैं बैट के वो डिफरेंट टाइप का मोशन फॉलो कर रहे हैं, बट उसका जो एक पर्टिकुलर सेंटर होगा उसके अराउंड वो ऐसा पैराबोलिक पाथ ही फॉलो कर रहा होगा। चाहे आप किसी भी रिजिड बॉडी को उछाल कर देखें, स्पिन करके देखें, आप फेंक कर देखें, या तो वो स्ट्रेट लाइन में उसका कोई पर्टिकुलर सेंटर होगा जो स्ट्रेट लाइन को फॉलो करता होगा या पैराबोलिक पाथ को फॉलो करता होगा। तो अगर कोई रिजिड बॉडी लेते हैं, चाहे वो मेनी पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ हो, कॉन्टिन्यूअस बॉडी हो, या सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स डिस्क्रीट मासेस के कारण हो, उसमें हमें क्या करना चाहिए, हमें फिजिक्स को या मैकेनिक्स को इजी बनाने के लिए उसका वो पर्टिकुलर सेंटर ढूंढ लेना चाहिए जहां से हमें फिजिक्स को स्टडी करना आसान हो जाए। और वही सेंटर जहां पर किसी रिजिड बॉडी का सारा मास क्या होता है, कंसंट्रेटेड होता है, उसी पॉइंट को उस दिए हुए रिजिड बॉडी का सेंटर कहते हैं, सेंटर ऑफ मास कहते हैं। इज दैट ओके? यानी वही पॉइंट क्या कहलाता है, जहां सारा मास कंसंट्रेटेड हो, जिस पॉइंट को या जिस सेंटर को एक पॉइंट हम मानकर चलेंगे वो क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ मास कहलाता है। आइए समझते हैं कैसे अलग अलग फिगर्स के लिए हम सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं। फिगर्स कहने का मतलब कि वो बॉडीज के लिए चाहे वो डिस्क्रीट मासेस से बना हुआ हो या फिर कंटिन्यूअस मासेस से बना हुआ हो। इज दैट ओके? सेंटर ऑफ मास, मैं हमेशा बोलता हूं कि वर्डिंग पर ज़रूर ध्यान दिया कीजिए।
क्या है वर्डिंग के हिसाब से, ये कोई ऐसा सेंटर है किसी रिजिड बॉडी के अंदर जहां सारा मास कंसंट्रेटेड है। सो आपका काम क्या होना चाहिए फिजिक्स को इजी बनाने के लिए, कि आपको वो किसी दिए हुए बॉडी में तलाशना है कि कहां पर वो सेंटर है जहां सारा मास उस ऑब्जेक्ट का या दिए हुए सिस्टम ऑफ पार्टिकल का कंसंट्रेटेड हो। तो सेंटर ऑफ मास का मतलब क्या हो गया, फाइंडिंग दैट सेंटर वेयर all the mass of given object, body or system of particles is concentrated। तो क्या है, आपको सेंटर ढूंढना है, चूंकि हमें उस सेंटर को एक पॉइंट की तरह यूज करना है, इसलिए आप ये भी कह सकते हैं कि ये सेंटर क्या है, फाइंडिंग द पॉइंट है। कौन सा पॉइंट, जहां पर सारा मास कंसंट्रेटेड हो, और उसके बाद वहां पर हम उस पॉइंट पर, यानी जो मास आपने ढूंढ कर निकाला है कि कहां पर लोकेटेड है, कहां पर लोकेशन का मतलब है कि आपको पोजीशन वेक्टर के हिसाब से, यानी उसके पोजीशन को आपको फाइंड करना है दिए हुए ऑब्जेक्ट में। तो पोजीशन जैसे ही निकालेंगे तो पोजीशन वेक्टर की बात होगी, यानी एक वेक्टर क्वांटिटी के हिसाब से भी सोचना पड़ेगा, भले ही मैग्नीट्यूड बाद में आप उसका सेपरेट करके देख लेंगे। और यही वो सेंटर है जहां पर आपको कंसीडर करना है वेयर ऑल द फोर्सेस डू एक्ट अपॉन, यानी उसी पॉइंट पर आपको ये कंसीडर करना है कि सारे फोर्सेस वहीं पर एक्ट कर रहे हैं, अगर फोर्सेस लग रहे हो तो। बाकी के सारे पार्टिकल्स को आपको छोड़ देना है। इससे क्या होगा कि मोशन की कॉम्प्लेक्सिटी से आप बच जाएंगे। आपको क्या फाइंड करना है, एक पॉइंट फाइंड करना है या एक सेंटर फाइंड करना है जहां पर सारा मास कंसंट्रेटेड हो। तो सिर्फ और सिर्फ आप इसी पॉइंट के ऊपर फोकस्ड रह पाएंगे और अपने मैकेनिक्स का या जो भी रूल्स हैं न्यूटन के या जो भी लॉज हैं, अब यहीं पर आप फिजिक्स के लॉज और रूल्स लगाकर और उसके मोशन को समझ सकते हैं। ओके, नाउ बढ़ते हैं और समझते हैं कि कैसे सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट किया जाता है। पहले डिस्क्रीट मासेस के लिए देख लेते हैं, यानी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए, फिर कॉन्टिन्यूअस बॉडी के लिए देखेंगे। सेंटर ऑफ मास ड्यू टू डिस्क्रीट मासेस, यानी अलग अलग मासेस हैं या सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है और यहीं से फिर जनरलाइजेशन करेंगे। डिस्क्रीट मासेस में ऑब्जेक्ट यहाँ वहाँ फैला हो सकता है, m1, m2, m3 ये सारे पार्टिकल्स हैं, लेकिन ये सब मिलाकर एक सिस्टम बना रहे हैं और इसका सेंटर ऑफ मास आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। मान लेते हैं कि कहीं पर m3 है, m4 है, m5 है और mn तक, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स और n, एनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए आप ले सकते हैं। तो मैं ये करता हूं कि एक एक्सिस ले लेता हूं। पहले मैंने ऑलरेडी कहा है आपको पोजीशन फाइंड करना है दिए हुए सेंटर का जहां पर सारे मास लोकेटेड हों। उसके लिए आपको कोई ना कोई एक्सिस लेनी होगी। ये बात अलग है कि सेंटर ऑफ मास जो है वो चॉइसेस ऑफ द एक्सिस पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है। आप चाहें तो कहीं भी एक्सिस ले लें, किसी पॉइंट से ले लें, वहां से सेंटर ऑफ मास कभी भी डिफर नहीं करेगा। इज दैट ओके? वो अलग आगे चल के हम लोग देख लेंगे। मान लेते हैं ये एक्सिस है और एक्सिस से दिए हुए पार्टिकल्स की दूरी कुछ इस तरह से है। इज दैट ओके? मान लेते हैं ये R1 डिस्टेंस पे, ये R2 डिस्टेंस पे, ये R3 डिस्टेंस पे, ये R4 डिस्टेंस पे, ये R5 डिस्टेंस पे और ये Rn डिस्टेंस पे। इस एक्सिस का आप कोई नाम दे सकते हैं, दे लीजिए। अब सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना, मैंने कहा पहले ही कि पोजीशन आपको उस एक्सिस के हिसाब से निकालना है, तो मैं इसे RCM लिख रहा हूँ, नॉट COM, थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है इसलिए। RCM निकालने का तरीका क्या है, गिवन मास और
उसकी पोजीशन फ्रॉम द गिवन लाइन, m1 के लिए r1 मैंने माना हुआ है, प्लस m2 r2 यानी सम आपको निकालना है, प्लस करते हुए चले जाइए कहाँ तक, mn rn तक, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड अप टू mn। क्या अब आप इसे लिख सकते हैं, सिग्मा i इज इक्वल टू 1 टू m mi एंड ri डिवाइडेड बाई सिग्मा i इज इक्वल टू 1 टू m mi। आप देखिए इस पर्टिकुलर नोटेशन को आप देखेंगे कि यहाँ पर सारे मासेस को जोड़ दिया गया है इंडिविजुअली। तो अगर सारे मासेस को जोड़ दिया जाए तो जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल का टोटल मास होगा उसके इक्वल हो जाएगा। हम मान लेते हैं कि ये कैपिटल M के बराबर है टोटल मास ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो अब डिनोमिनेटर में आप क्या लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू सिग्मा i इज इक्वल टू 1 टू m mi ri डिवाइडेड बाई m। तो मैंने उससे क्या किया, 1 अपॉन m लिख लिया। इज दैट ओके। अब आप देखिए कि ये तो मैंने निकाल दिया है एक पोजीशन वेक्टर किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस के अलोंग। ये भी नहीं बताया है कि वो कोऑर्डिनेट एक्सिस में x के डायरेक्शन में है या y के डायरेक्शन में है या z के डायरेक्शन में है। इसका मतलब मैंने एक जनरलाइजेशन कर दिया है, अब उसको हम चाहें तो कोऑर्डिनेट एक्सिस के हिसाब से कन्वर्ट कर लेंगे। ये हमारा एक रिजल्ट आ चुका है ऑलरेडी। सेंटर ऑफ मास जब डिस्क्रीट बॉडीज या डिस्क्रीट मासेस के लिए हो, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए हो, तो उसमें सेंटर ऑफ मास कैसे निकाला जा सकता है। अगर ये 2 बॉडी के लिए होता तो आप क्या करते, सिर्फ 2 बार आप ऐड करके जो प्रोसेस है उसको लिख लेते। फॉर 2 बॉडी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, फॉर 2 पार्टिकल्स या 2 बॉडीज या 2 मासेस, जो आपको सूट करे वो आप समझिए। RCM यानी सेंटर ऑफ मास का पोजीशन कितना हो जाएगा, m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 फॉर 2 पार्टिकल्स। 3 पार्टिकल्स के लिए करना है, वैसे ही करते चले जाइए। तो ये हो गया एक हमारा जनरलाइजेशन। अब देखिए आपने ये पोजीशन वेक्टर RCM माना हुआ है, इनको तीनों कोऑर्डिनेट्स के अलोंग आप सेपरेट कर सकते हैं। उसी तरह इसको भी तीनों कोऑर्डिनेट या तीनों एक्सिस के अलोंग आप सेपरेट कर सकते हैं। आइए सेपरेट करके उसे लिखते हैं। RCM क्या आप लिख सकते हैं इसे, XCM एंड ये क्या हो गया, उसके डायरेक्शन को बता रहा है यूनिट वेक्टर अलोंग द x एक्सिस। YCM ये उसके डायरेक्शन को बता रहा है, ZCM और ये K उसके डायरेक्शन को बता रहा है। उसी तरह RI के लिए जब लिखेंगे तो यहाँ XI प्लस YIJ प्लस ZIK पुट कर दीजिए। पुट करने से ये क्या हो जाएगा, XCMI प्लस YCMJ प्लस ZCMK इज इक्वल टू 1 अपॉन m। 1 अपॉन m क्लियर, m क्या मैंने माना हुआ है वो चीज़ मैंने इनिशियली बता दी है आपको। i इज इक्वल टू 1 टू n mi और ये कितना हो जाएगा, XII प्लस YIJ प्लस ZIK। अब जो भी डायरेक्शन के हिसाब से कोऑर्डिनेट्स हैं उनको इक्वेट कर लीजिए और अलग कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा, x के डायरेक्शन में आप लिख सकते हैं XCM 1 अपॉन m सिग्मा i इज इक्वल टू 1 टू m mi xi। इज दैट ओके। मैग्नीट्यूड आ गया आपका x के डायरेक्शन में, ठीक है। उसी तरह YCM इज इक्वल टू 1 अपॉन m सिग्मा i इज इक्वल टू 1 टू m हाउ मच mi yi, ये y के डायरेक्शन में आ गया आपका। उसी तरह अगर z के डायरेक्शन में निकालेंगे, z सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 1 अपॉन m सिग्मा i इज इक्वल टू 1 टू m mi zi। तो डायरेक्शन के हिसाब से आपके पास
एक जनरलाइज्ड जो ये फॉर्मूला था उसको आपने कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग कन्वर्ट कर लिया, और कन्वर्ट कर लिया। अब क्या होगा कि जैसा सिचुएशन होगा उस हिसाब से अगर 3 डायमेंशनल कोई फिगर है या कोई ऑब्जेक्ट है जो तीनों डायमेंशन में फैला हुआ है, तो आप उस दिए हुए फिगर का या ऑब्जेक्ट का या उस सिचुएशन का, यानी सिस्टम ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल या डिस्क्रीट मासेस का, आप क्या करेंगे, आसानी से वो सेंटर निकाल सकते हैं जहां पर सारा मास लोकेटेड हो। और सारा मास एक बार आपने निकाल लिया कि इस सेंटर पर लोकेटेड है, फिर वहां पर जो भी फिजिक्स के रूल्स हैं, जो भी लॉज हैं, उसको अप्लाई करके उसके मोशन को आप आसानी से समझ सकते हैं। आइए पहले देख लेते हैं कॉन्टिन्यूअस मासेस के लिए कैसे सेंटर ऑफ मास को निकालते हैं, फिर देखेंगे कुछ एग्जांपल्स। सेंटर ऑफ मास फॉर कॉन्टिन्यूअस मास कहिए या फिर बॉडी भी आप कह सकते हैं, यानी जिसमें कहीं कोई डिसकंटिन्यूटी ना हो, एक सॉलिड फिगर हो, लाइक ये एक रॉड है, ठीक है, या फिर ये एक स्फीयर है, ये दोनों ही सिमेट्रिकल है, या फिर ऐसा बहुत सारा फिगर मिलेगा जो एग्जैक्ट सिमेट्री शो नहीं करता हो, फिर भी उसका सेंटर ऑफ मास आपको कैलकुलेट करना पड़ जाए। तो ऐसी हालत में मैंने ये जानबूझकर फॉर्मूला नहीं वाइप किया था कि इसी फॉर्मूला को जनरलाइज करेंगे। तो जब कॉन्टिन्यूअस बॉडी हो तो सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए आपको करना क्या है, आपको ये करना है कि दिया हुआ जो ये सिग्मा है उसे इंटीग्रल फॉर्म में चेंज कर देना है, और ये मास जो है वो स्मॉलर डिफरेंशियल मास एलिमेंट में कन्वर्ट कर देना है। dm हो गया, और ये क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई ये मास आपने देखा था, मैंने लिखा था ये मास कितने के बराबर होता था, I इज इक्वल टू 1 to m एंड दिस इज mi। देयरफॉर इसको भी इंटीग्रल फॉर्म में चेंज कर लीजिए, दिस इज इक्वल टू dm। नाउ आपको दिए हुए फिगर के हिसाब से प्रॉपर लिमिट्स का यूज कर लेना है यहाँ पर, और अगर फिर से सेपरेट करेंगे तो मैग्नीट्यूड के हिसाब से x के डायरेक्शन में जब x cm निकालना होगा तो वो कितना हो जाएगा, dm x के डायरेक्शन में, और ये क्या आ जाएगा x। तो इसको बेटर हो कि पहले x लिख लें इंटीग्रल के साथ, और फिर ये dm लिखें डिवाइडेड बाय इंटीग्रल ऑफ दिस dm। इस इंटीग्रल ऑफ dm को आप फिर से ये लिख सकते हैं, आप चाहें तो फ्री हैं उसको लिखने के लिए, लेकिन कहीं कहीं पर सिचुएशन कुछ डिफरेंट होता है तो ये भी यूज़ करना पड़ सकता है। तो उस हिसाब से अगर इसको देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/m इंटीग्रल ऑफ x dm। उसी तरह आप y cm, y के अलोंग जब सेंटर ऑफ मास निकालना हो तो 1/m इंटीग्रल ऑफ y dm, और z के अलोंग जब निकालना हो तो 1/m इंटीग्रल ऑफ z dm। ये कॉन्टिन्यूअस मासेस के लिए आप चाहें तो जैसा भी फिगर हो उसके हिसाब से, जैसा भी शेप दिया हुआ ऑब्जेक्ट का उसके हिसाब से आप आसानी से कॉन्टिन्यूअस बॉडी या कॉन्टिन्यूअस मास के लिए सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं पहले डिस्क्रीट बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकालना, दो पर्टिकुलर डिफरेंट ऑब्जेक्ट का पहले सेंटर ऑफ मास निकालकर देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे और कॉन्टिन्यूअस बॉडी के लिए देखेंगे। सेंटर ऑफ मास फॉर two particles, system of two particles। system of two particles। देखिए अगर मान लेते हैं कि ये एक ऑब्जेक्ट ऑफ मास m1 और दूसरा ऑब्जेक्ट ऑफ मास m2 एक स्ट्रेट लाइन पे रखा हुआ है किसी दिए हुए सरफेस पे, और इस दोनों के बीच की डिस्टेंस d है। एक स्ट्रेट लाइन पे रखा हुआ है तो हम आसानी से इसको अटैच कर सकते हैं दिए हुए कोऑर्डिनेट एक्सिस से। मान लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट जहाँ पर है रखा हुआ वही हमारा ओरिजिन है, और ये दोनों को मिलाने वाली लाइन क्या है, एक्स एक्सिस है। तो ओरिजिन का ये पॉइंट आप देखिए 0 0 होता है, और यहाँ पर देखिएगा तो कितना हो जाएगा, d0 हो जाएगा। अब सेंटर ऑफ मास अलोंग एक्स एक्सिस निकालना है आपको, तो आप लिखते हैं m1
और इसका कोऑर्डिनेट x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। कोऑर्डिनेट का वैल्यू डालिए, x1 यहाँ 0 है, m1 इंटू 0 प्लस m2 इंटू डी डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। m1 प्लस m2 को सिंपली आप m मान सकते हैं, यानी टोटल मास ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। नाउ ये कितना हो गया, m2d डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। मैंने इनिशियली ही कहा था कि हमारा जो चॉइस ऑफ एक्सिस है उस पर सेंटर ऑफ मास डिपेंड नहीं करता है, तो आप चाहें तो इसको हटा लें यहाँ से, ठीक है, और इस बार आप इस मास से ओरिजिन मानते हुए इधर चले आएँ और ये हमारा ऐसे एक्स कोऑर्डिनेट ले लें। तो ये कितना हो जाएगा, फिर आप देख लीजिए निगेटिव वाई एक्स डायरेक्शन में आ रहे हैं आप, तो देयरफॉर ये हो जाएगा 0 0 और ये हो जाएगा माइनस डी और 0। इसका कोऑर्डिनेट कितना, माइनस डी एंड 0। उस हालत में सभी का मैं 1 2 करके निकाल देता हूँ 1, दूसरे आइए उस डायरेक्शन से आ रहे हैं एक्सियम 2। अब कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से वैल्यू पुट कर दीजिए, m1 इंटू माइनस डी प्लस m2 और x2 का कोऑर्डिनेट इस बार 0 डिवाइडेड बाई टोटल मास m। यहाँ पर भी लिख देता हूँ m2d डिवाइडेड बाई m। देखिए इस बार कितना आ गया है, माइनस m1d डिवाइडेड बाई m। अब आप बोलेंगे कि ये दोनों तो ले लिया, एग्जैक्टली मिडिल में कहीं पर ले लें, ठीक है, या किसी ऐसे पॉइंट पर लें जहाँ पर रियली सेंटर ऑफ मास लाई करता हो। लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा है? चलिए पहले इस दोनों को वैल्यू पुट करके न्यूमेरिकल वैल्यू के हिसाब से आपको समझा दूं। अगर m1 4 kg है और m2 2 kg है, इज दैट ओके, और d 1 मीटर है, तो दोनों वैल्यू पुट कीजिए और देखिए कि रिजल्ट क्या आता है। m2 कितना है 2, ये कितना है 1 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 2 6, 2/6 कितना आ गया 1/3, दैट इज इक्वल टू 0.33 ओके मीटर्स में। नाउ यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए, m1 माइनस साइन के साथ m1 कितना 4 d 1 डिवाइडेड बाई 6 दैट इज इक्वल टू -4 डिवाइडेड बाई 6, तो ये कितना हो जाएगा 2/3, कितना हो गया -0.66 मीटर। माइनस क्या शो कर रहा है, ओरिजिन से नेगेटिव डायरेक्शन में 0.66 मीटर पे, और पहला वाला क्या शो कर रहा था, इस ओरिजिन से 0.33 की दूरी पे। आप देख पा रहे हैं दोनों क्या सेम रिजल्ट दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है? दोनों ही सेम रिजल्ट दिखा रहा है, क्योंकि आप दोनों को ऐड कर लेंगे, चूंकि फ्रैक्शन में मैंने एग्जैक्ट फ्रैक्शन नहीं लिखा है, दोनों को ऐड कर लेंगे तो नियर अबाउट कितना आ जाएगा आपका 1 मीटर के बराबर आ जाएगा। तो कहने की बात सेम है, बट क्या है, ओरिजिन से ये डिस्टेंस 0.33 और इधर से अगर लेंगे तो ये कितना हो गया 0.66। तो दोनों सेम रिजल्ट दिखा रहा है, यानी चॉइस ऑफ एक्सिस से बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब आइए मान लेते हैं कि इसी पॉइंट पर सेंटर ऑफ मास है, इसे C बोल देते हैं, और ये सारे न्यूमेरिकल वैल्यू को मैं हटा रहा हूँ। उसी फिगर को रीड्रॉ करके मैंने ऑलरेडी कह दिया है आपको कि ये m1 ये m2 और उनके बीच का डिस्टेंस एक स्ट्रेट लाइन पे किसी सेम सरफेस पे रखा हुआ, उनके बीच का डिस्टेंस d मान लेते हैं कि ये एग्जैक्टली सेंटर ऑफ मास है, जिसे C कहते हैं, A और ये पॉइंट B। ओके, इस बार हम चाहते हैं कि आप यहीं पर
एग्जैक्ट ले लें इसकी ओरिजिन को, तो इधर क्या हो गया, निगेटिव एक्स एक्सिस, इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और ये 0 0। इज दैट ओके? अब सेंटर ऑफ मास आपको यहाँ से निकालना है। ये डिस्टेंस कितनी है देखिए, तो ये आप बोल सकते हैं AC डिस्टेंस है, और ये डिस्टेंस कितनी है, दिस इज BC। ओके, अगर आप चाहें तो अभी AC BC यूज़ नहीं करके यहाँ पर मान लेते हैं कि ये x है, तो ये कितना हो जाएगा, d माइनस एक्स है। बाद में हम उसे कन्वर्ट कर लेंगे। लेट x इज इक्वल टू AC एंड d माइनस एक्स इज इक्वल टू BC। हम कुछ आपको दिखाना चाह रहे हैं यहाँ पे। तो अब देखिए, सेंटर ऑफ मास निकालना है इस पॉइंट के अलोंग। तो जब आप ये लिखेंगे m1, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस एक्स, प्लस m2 कितना आ जाएगा, d माइनस एक्स डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। चूँकि सेंटर ऑफ मास कहाँ माना हुआ है, एग्जैक्टली ओरिजिन पे, देयरफॉर इसका कोऑर्डिनेट 0, और यहाँ पर ये माइनस एक्स, तो ये माइनस, और AC x के बराबर माना हुआ है m1 इंटू AC, प्लस d माइनस एक्स कितने के बराबर, BC के, तो m2 इंटू BC डिवाइडेड बाई कैपिटल M टोटल मास। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको इधर लेके आ जाइए। m1 इंटू AC इज इक्वल टू m2 इंटू BC। ठीक है, m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू BC अपॉन AC। देखिए तो ज़रा ध्यान से कि m1 जिधर लाई कर रहा है, ये इधर लाई कर रहा है, उसके दूसरी तरफ BC लाई कर रहा है, और m2 जिधर लाई कर रहा है उसकी दूसरी तरफ AC लाई कर रहा है। इस रिज़ल्ट से क्या पता चलता है, चाहे ये रिज़ल्ट हो या ये वाला रिज़ल्ट, द सेंटर ऑफ मास डिवाइड्स इंटरनली। इंटरनली क्यों, देखिए उस लाइन को नहीं छोड़ रहा है, उस लाइन से अलग नहीं जा रहा है कहीं पे। द सेंटर ऑफ मास डिवाइड्स इंटरनली द लाइन, लाइन को इंटरनली कट कर रहा है, बाहर नहीं निकल रहा है, ना ऊपर की तरफ जा रहा है, ना नीचे की तरफ जा रहा है, ना निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, ना पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ बाहर की तरफ भाग रहा है। द सेंटर ऑफ मास डिवाइड्स इंटरनली द लाइन ज्वाइनिंग द टू ऑब्जेक्ट्स in the inverse ratio of their masses। ठीक है, यानी ये रिलेशन भी आप समझ सकते हैं कि अगर इधर मास m1 है तो दूसरे साइड का क्या है, ये सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस है। सेंटर ऑफ मास से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस है जिधर दूसरा मास है। और अगर डिनोमिनेटर में मास m2 है जो कि एक्सट्रीम राइट में है, तो आप उस हिसाब से देख पाएंगे कि यहाँ नीचे में क्या है, सेंटर ऑफ मास से पहले वाले मास तक की डिस्टेंस है। यानी आप ये कह सकते हैं कि ये फुल्ली किस बात पर डिपेंड कर रहा है, इनवर्स ऑफ द डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ मास गिवन मास पर डिपेंड कर रहा है। यानी मास जितना ज़्यादा होगा ये क्या होगा, उतना उधर ही शिफ्ट करेगा जिधर हेवियर मासेस होंगे। सेंटर ऑफ मास फॉर कॉन्टिन्यूअस बॉडीज, एक से ज़्यादा बॉडी के लिए निकालेंगे, देखते हैं कैसे निकाला जा सकता है। मान लीजिए कि एक रॉड है ऑफ लेंथ L एंड मास M। देखने से तो बिल्कुल सिमेट्रिक है, आप कह सकते हैं कि एकदम सिमेट्रिक है। तो अगर
एग्जैक्ट मिडिल में आएंगे, ज्योमेट्रिकल सेंटर की तरफ उसके बढ़ेंगे, तो वही सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप कैलकुलेट करके देख लें। हम इस पॉइंट को ओरिजिन मान लेते हैं, और ये हमारा वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, ठीक है। अब क्या है कि एक छोटा सा कोई एलिमेंटल मास आपको कट करना है, कहाँ से, ओरिजिन से x डिस्टेंस पर, और इस दिए हुए एलिमेंटल मास का जो लेंथ हो जाएगा वो dx हो जाएगा। आपको पता है कि ये यूनिफॉर्म रॉड लिया गया है, देयरफॉर ये रेशियो मास अपॉन लेंथ का जो रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। देयरफॉर उस हिसाब से dm कितने के बराबर हो गए, ये मास अपॉन लेंथ इंटू dx हो गया। जब मास पर यूनिट लेंथ के हिसाब से लेते हैं तो उसको लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास कहते हैं। क्या कहते हैं, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, और इसे लैम्डा लेटर से शो करते हैं। और यहाँ पर कितना हो गया, ये या तो m अपॉन एल हो जाएगा, या फिर आप इसे dm अपॉन dx भी लिख सकते हैं। उसी तरह जब एरिया के लिए लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं, एरिया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। यहाँ पर इसे सिग्मा लेटर से डिनोट करते हैं, और ये क्या हो जाएगा, मास पर यूनिट एरिया होता है, दैट इज dm अपॉन dA। और उसी तरह जब वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लेंगे, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास लेंगे, तो वहाँ पर क्या कर देंगे, वहाँ पर उसे रॉ लेटर से डिनोट करते हैं, दैट इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम dm अपॉन dV। तो ये 3 तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है, यूज़ किया जाता है अक्सर, इसलिए मैंने आपको ये चीज़ बता दी है। अब आइए, यहाँ पर आपने जब लिख लिया तो अब क्या है, आपने ये निकाल लिया कि dm कितना होगा। अब आपको चूँकि x के अलोंग आपने माना हुआ है, तो x सेंटर ऑफ मास इंटीग्रल ये 1/m मैंने पहले ही अलग कर लिया, x dm होता है। कहाँ से कहाँ तक लेना है आपको, 0 से l तक ये लिमिट है, तो 0 से l आप ले लीजिए, वैल्यू पुट कीजिए। 1/m dm का वैल्यू आपने अभी निकाला हुआ है, x dm का वैल्यू m/l dx। टोटल मास ये स्मॉलर m हमने माना हुआ है, इसलिए इसको कन्वर्ट कर लीजिए स्मॉलर मास में। देयरफॉर ये बाहर की तरफ जब निकल जाएगा, जो भी इसमें कांस्टेंट है उसको बाहर की तरफ निकाल लीजिए, 1/m इंटू m/l, और ये लिमिट 0 to l कितना हो जाएगा, ये 0 to l x dx, m से m कैंसिल, 1/l। इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे x² 2 हो जाएगा, और वैल्यू पुट करेंगे तो l² 2, l से l कैंसिल, दैट इज l/2। सो मैंने ऑलरेडी कहा था कि ज्योमेट्रिकल सेंटर के पास ही उसका क्या होगा, सेंटर ऑफ मास होगा। देयरफॉर xcm इज l/2। यही वो पोजीशन है जहाँ पर उस दिए हुए रॉड का पूरा मास क्या है, केंद्रित है, कंसंट्रेटेड है। तो y के अलोंग क्यों नहीं जा रहे हैं, क्योंकि क्या है, इसका फैलाव y की तरफ नहीं है, और ये एक यूनिफॉर्म रॉड है, मतलब इसकी डेंसिटी अलोंग द लेंथ या पूरी बनावट में बिल्कुल सेम मानी गई है। देयरफॉर जब भी इस तरह का सिचुएशन हो तो ऐसा मान के चलते हैं कि दिए हुए किसी भी सॉलिड मास में डेंसिटी उसकी चेंज नहीं होती है, थिकनेस चेंज नहीं होती है। ये दो चीज़ का ख्याल रखा जाता है। आइए देखते हैं कुछ और फिगर्स को। सेंटर ऑफ मास ड्यू टू सेमी सर्कुलर रिंग, सेमी सर्कुलर रिंग।
मान लेते हैं कि ये हमारा एक सेमी सर्कुलर रिंग है जिसका ये सेंटर है और रेडियस r है। सबसे पहले हम इसके सेंटर पर, एग्जैक्ट सेंटर पर क्या करें, एक्सिस को, कोऑर्डिनेट एक्सिस को मान लेते हैं। ठीक है, ये x और ये y, ये ओरिजिन हो गया एग्जैक्ट सेंटर 0 0। अब क्या है कि वायर तो कुछ ऐसा जा रहा है ना, तो वायर जब ऐसा जा रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वायर को रिलेट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए क्या करते हैं, एक छोटा सा डिफरेंशियल एलिमेंट dl कट करते हैं और उसको सेंटर से अटैच करते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि ये एंगल थीटा और ये छोटा वाला जो एंगल है वो d थीटा और ये रेडियस r ऑलरेडी मैंने कहा हुआ है। देयरफॉर आप देखें तो ये dl इज इक्वल टू आर डी थीटा, आर्क लेंथ और रेडियस और एंगल में एक रिलेशन होता है, उसके हिसाब से dl कितना हो गया, आर डी थीटा। और इस पोर्शन का जो मास होगा वो dm होगा। जाहिर सी बात है कि आपको वो dm निकालना है, तो टोटल मास m है अगर, या कैपिटल ही m मान लेते हैं। ठीक है, तो कैपिटल M डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, ये सेमी सर्कुलर जो रिंग है उसकी लेंथ, टोटल सर्कल का 2 पाई आर होता है, देयरफॉर इसका कितना हो जाएगा, पाई आर। ये लेंथ जो है पाई आर हो गई। नाउ इनटू, सॉरी, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, दिस dm डिवाइडेड बाय दिस dl, वो कितने के बराबर है dl, आर डी थीटा के, m अपॉन पाई आर इज इक्वल टू dm अपॉन आर डी थीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, dm इज इक्वल टू m बाई पाई आर इंटू आर डी थीटा। आर से आर कैंसिल, कितना हो गया, m बाई पाई डी थीटा। आपने dm कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ देख लीजिए, ये जो पॉइंट है उसकी जो कोऑर्डिनेट्स होगी वो क्या क्या होगी उसे भी समझ लीजिए। ये एक हो जाएगा r cos थीटा और दूसरा ये r sin थीटा। ठीक है, ये कितना, r cos थीटा, तो ये कितना हो गया, x एक्सिस के अलोंग r cos थीटा और y एक्सिस के अलोंग r sin थीटा। नाउ आपको निकालना है सेंटर ऑफ मास, x cm के अलोंग निकाल लें, कितना हो जाएगा, 1/m इंटीग्रल x dm, इंटीग्रेशन लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके पूरा पाई तक, 0 टू पाई। वैल्यू पुट करें, 1/m, x कोऑर्डिनेट देखें कितना आया हुआ है, r cos थीटा, 0 टू पाई r cos थीटा। dm कितना निकाला है अभी आपने, m/पाई डी थीटा। जो भी कांस्टेंट है उसे बाहर की तरफ लेकर आ जाएं, कितना हो जाएगा ये, आर एम डिवाइडेड बाई पाई और ये 0 टू पाई कॉस थीटा डी थीटा। ओके, m से m कैंसिल, r अपॉन पाई, कॉस थीटा का इंटीग्रल साइन थीटा, 0 टू पाई। पाई पर भी साइन का वैल्यू 0 और 0 पर भी 0, 0 माइनस 0 इज 0, r अपॉन पाई इंटू 0 दैट इज इक्वल टू 0। इतने मेहनत करने की ज़रूरत नहीं थी, बस मैंने ये दिखाने की कोशिश की कि आप मैथमेटिकल टर्म्स को भी यूज़ करके उस रिज़ल्ट तक एग्जैक्टली पहुंच सकते हैं। ये 0 आना ही था, हमें इतना भी कैलकुलेट नहीं करना था, बस ये समझ लेना था कि दिया हुआ फिगर ज्योमेट्रिकली वाई एक्सिस के अलोंग बिल्कुल हाफ हो जाएगा, तो एक्स एक्सिस एग्जैक्टली ओरिजिन पे लाई करेगा और ओरिजिन का कोऑर्डिनेट एक्स के लिए 0 होता है। देयरफॉर इतना टाइम हमें नहीं लगाना है, बस समझना था कि मैथमेटिकल जो डेरिवेशन है वो एग्जैक्ट है कि नहीं। अब आइए वाई सी एम के लिए, यानी अलोंग द वाई एक्सिस हम सेंटर ऑफ मास निकाल लेते हैं। तो वाई सी एम जब लिखेंगे तो सारी चीज़ तो एज इट इज़ यूज़ करेंगे, सिर्फ जो हमारा फॉर्मूला है वो वाई सेंटर ऑफ मास के लिए लिखाएगा। दिस इज़ वाई डी एम फ्रॉम 0 टू पाई। अब क्या है कि 1/m वाई
कितने के बराबर है, r साइन थीटा के बराबर है। उसका कोऑर्डिनेट 0 से पाई r साइन थीटा, dm कितना, m अपॉन पाई डी थीटा। कांस्टेंट को फिर से बाहर निकाल लीजिए, ये पाई है, कितना हो जाएगा 1 अपॉन m r m डिवाइडेड बाई पाई, m से m कैंसिल, r अपॉन पाई। यहाँ क्या हो जाएगा 0 टू पाई साइन थीटा डी थीटा माइनस कॉस थीटा होता है साइन थीटा का इंटीग्रेशन 0 से पाई, नेगेटिव बाहर ले लीजिए, r अपॉन पाई, ये कितना हो जाएगा कॉस पाई पे -1 और माइनस 0 पे भी 1, तो -1 2 हो गया। देयरफॉर कितना आ गया YCM, ये आ गया आपका 2r अपॉन पाई, माइनस माइनस ये दोनों ऐड हो गया और इस माइनस से जब उसकी मल्टीप्लिकेशन हो गई तो पॉजिटिव हो गया 2r अपॉन पाई। तो हमारा जो सेंटर ऑफ मास है वो कितना हो गया, वो हो गया 0 2r अपॉन पाई, यानी 2r अपॉन पाई कहने का मतलब है कि y के अलोंग कहीं ये वैल्यू 2r अपॉन पाई, पाई का वैल्यू रख लीजिएगा 3.14, डिवाइड कर लीजिएगा, इससे नीचे ही कहीं आएगा और थोड़ा सा सेंटर से ऊपर की तरफ। इज दैट ओके? सो ऐसे न जाने कितने और फिगर्स का निकाल सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। सेंटर ऑफ मास जब आपने निकाला था डिस्क्रीट बॉडीज के लिए तो क्या किया था, RCM इज इक्वल टू सिग्मा I इज इक्वल टू 1 to n mi RI डिवाइडेड बाई सिग्मा mi I इज इक्वल टू 1 to n। इज दैट ओके? यही था ना हमारा। बहुत बार क्या होता है कि हमें दिए हुए सॉलिड फिगर का एरिया के हिसाब से सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना पड़ता है, यानी उसका एरिया हमें कंसीडर करना पड़ता है। वैसी हालत में दो चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो ये कि ऑब्जेक्ट जो भी है उसकी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म कहने का मतलब सेम है और इक्वल है हर एक जगह पे, ठीक है। डेंसिटी को हम यहाँ पर रॉ लेटर से डिनोट कर देते हैं। और दूसरा थिकनेस ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट, स्लैब भी कह सकते हैं, बहुत बार स्लैब भी यूज होता है, इज सेम। ये दो चीज ऑलवेज सेम होनी चाहिए, डेंसिटी एक जैसी होनी चाहिए और थिकनेस एक जैसी होनी चाहिए। आप जानते हैं कि मास का रिलेशन डेंसिटी से है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। इज दैट ओके? तो जब मास पर यूनिट वॉल्यूम है, इसका मतलब है कि मास को हम लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। और वॉल्यूम का मतलब होता है किसी भी दिए हुए सरफेस का वॉल्यूम जब आप निकालते हैं L इंटू बी इंटू एच, ओके। या आप इस लेंथ इंटू ब्रेथ को सीधे सीधे एरिया लिख सकते हैं और इस हाइट को थिकनेस लिख सकते हैं। आप सिंपल एक क्वाइन भी लेंगे ना, उसके अंदर भी थिकनेस होती है और सामने से जो एरिया नज़र आ रहा है वो इसका एरिया होता है। अगर कोई स्लैब ही लेना है तो आप देख लीजिए, ये स्लैब अगर लेते हैं इसके अंदर भी एक हाइट है, एक लेंथ है, एक ब्रेथ है। अगर ये टॉप सरफेस देखेंगे तो ये उसका एरिया नज़र आ रहा है और ये उसकी थिकनेस आपको दिखने लग जाएगी। देयरफॉर वॉल्यूम को एरिया इंटू थिकनेस लिखा जा सकता है। देयरफॉर ये क्या हो गया, रॉ इंटू ए इंटू टी। ऑलरेडी गिवन है कि डेंसिटी भी सेम और थिकनेस भी सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो
अब आइए इस दिए हुए जब आप फॉर्मूले के लिए ये चीज़ यूज़ करेंगे तो वो कैसा होगा, कितना हो जाएगा, i इज इक्वल टू 1 to n, और एम आई के लिए हम लिखना चाहते हैं, सिर्फ ये चेंज हो जाएगा, देख लीजिए एम आई ये ए आई, बाकी तो सब सेम है। देयरफॉर ये कितना हो जाएगा एम आई के लिए, रॉ ए आई इंटू टी डिवाइडेड बाई, यहाँ कर लीजिए डिवाइडेड बाई आई इज इक्वल टू 1 to n, कितना, इसके लिए फिर वही लिखना है आपको, रॉ ए आई इंटू टी। ये एक चीज़ छूट गई है यहाँ पे, दैट इज आर आई। अब क्या है कि रॉ और टी को बाहर ले लीजिए, कांस्टेंट है, ऐसा मत सोचिएगा कि अरे ये समेशन सिग्मा के अंदर है, सबको कैंसिल आउट कर लीजिए, मामला ख़त्म, ठीक है। रॉ और टी बाहर ले लीजिए, रॉ और टी ये कितना हो गया, आई इज इक्वल टू 1 to n, दिस इज ए आई इंटू आर आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to n ए आई, और ये रॉ और टी यहाँ भी ले लिया। सो अब सेंटर ऑफ मास जो आपका हो गया वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है एरिया पे, दैट इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू 1 to n ए आई आर आई डिवाइडेड बाई आई इज इक्वल टू 1 to n ए आई। अगर दो ऑब्जेक्ट के लिए लिखना चाहें फॉर टू ऑब्जेक्ट्स तो आर सी एम कितना हो जाएगा, A1 R1 प्लस A2 R2 डिवाइडेड बाई A1 प्लस A2। अगर फिर से कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से अलग करके लिखना चाहें तो XCM A1 X1 A2 स्मॉलर कर दीजिए A2 X2 डिवाइडेड बाई A1 प्लस A2। उसी तरह YCM के लिए जब लिखना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा, A1 Y1 प्लस A2 Y2 डिवाइडेड बाई A1 प्लस A2। उसी तरह Z के अलॉन्ग जब सेंटर ऑफ मास लिखना चाहेंगे तो A1 Z1 प्लस A2 Z2 डिवाइडेड बाई A1 प्लस A2। तो एरिया के हिसाब से भी आप क्या कर सकते हैं, सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं। अक्सर ऐसा दिया हुआ रहता है कि किसी दिए हुए एक फिगर से या ऑब्जेक्ट से कोई पोर्शन काट कर निकाल दिया गया है। मान लीजिए ये एक सर्कल है या सर्कुलर डिस्क है और उसके अंदर से एक पोर्शन ऐसे काट के निकाल दिया गया है सर्कल का, ठीक है। तो अब आपको बताना है इसका सेंटर ऑफ मास। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, ये टू बॉडी सिस्टम है, देयरफॉर आपको सेंटर ऑफ मास जब भी निकालना हो तो इसके लिए क्या कर लेना है, जो पूरा फिगर है A1 उसका फिगर का पूरा माइनस A2 R2 डिवाइडेड बाई A1 माइनस A2, यानी जहाँ ऐड कर रहे थे वहाँ अब सब्ट्रैक्ट करना है। अगर ये हमारा कोई पोर्शन काट के निकाला हुआ है, अगर एक से ज़्यादा पॉइंट के लिए भी या पोर्शन के लिए भी अगर आपकी बात हो रही हो कि एक से ज़्यादा पोर्शन काट के निकाला हुआ है, तो भी आपको सबसे पहले क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स को फाइंड कर लेना है और उसके बाद आपको उसके हिसाब से काम करना है। तो जितना पोर्शन निकाला हुआ होगा उतना सब्ट्रैक्शन आपको दिखा देना है। अगर इसी को आप लिखते जैसा इस सिचुएशन के लिए है कि एक पोर्शन काट के निकाल दिया गया है, तो सारे के एलोंग यानी सारे कोऑर्डिनेट एक्सिस के एलोंग ये कितना हो जाता, A1 X1 माइनस A2 X2 डिवाइडेड बाई A1 माइनस A2। उसी तरह YCM A1 Y1 माइनस A2 Y2 डिवाइडेड बाई A1 माइनस A2। उसी तरह ZCM के लिए A1 Z1 माइनस A2 Z2 डिवाइडेड बाई A1 माइनस A2। तो
ये भी एक सिचुएशन है। फ़िलहाल के लिए इतना ही, लेते हैं ब्रेक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन हैव अ नाइस टाइम, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स अ लॉट।